Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with Profits and Gains from Business and Profession chapter. ये आपके सिलेबस का नंबर 1 चैप्टर है. अगर मैं इनकम टैक्स के पेपर की बात करूं तो इनकम टैक्स में स्पेशली सीए के एग्जाम में पीजीबीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर नहीं है. सी आईपीसीसी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं स्पेशली तो 50 मार्क्स के पेपर में से समटाइम्स इसमें से 15-15, 20-20 नंबर का पेपर आ जाता है. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्रैक्टिकल के एंगल से स्पेशली इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन कई बार जो कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है उसमें भी पीजीबीपी का ही क्वेश्चन पूछते हैं. सैलरी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूँगा कि उसको रैंक 2 दूंगा मैं. बट इनकम टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. और शायद इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें तो लाइक हमें सैलरी इंप्लॉयज़ को तो डील करना होता है, बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि मोर और लेस हर कंपनी का अपना एक सैलरी पैटर्न होता है और उसके हिसाब से उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही होती है जो मोर और लेस सॉफ्टवेयर से भी कवर हो जाती है. तो लेकिन बिजनेस में तो हजारों एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल को डील करने होते हैं. तो उस एंगल से शायद वो शुरू से ही चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है वो पीजीबीपी के चैप्टर को बहुत सीरियसली पढ़े और उसको समझे, क्योंकि अल्टीमेटली रियल लाइफ में उसको बिजनेसमैन के साथ ही ज़्यादा डील करना होता है. अगर हम पीजीबीपी के चैप्टर की सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन 28 से लेके ब्रॉडली सेक्शन 44 तक जो है ये सेक्शन कवर कर रहा है. शुरू में सेक्शन 28 अगर हम इनकम टैक्स एक्ट का उठा के देखें तो उसमें एक लिस्ट है कि कौन कौन सी इनकम्स सेक्शन 28 में यानी कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती हैं. फिर उसके बाद सेक्शन 29 से 37 तक कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं. फिर सेक्शन 40, 40A, 43B वगैरह में ये बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं हैं. सेक्शन 44 में टैक्स ऑडिट है, बुक्स मेंटेनेंस है, कुछ एस्टिमेटेड टैक्सेशन की स्कीम्स हैं, इस तरह के कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप में ये एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट है. और वैसे भी देखिए ना कि जो हम आपको प्रोविजंस पढ़ाएंगे वो एक छोटी सी कंपनी या छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टर्नओवर साल की सपोज 5 लाख है या सिर्फ 2 लाख है पूरे साल की, उस पर भी यही प्रोविजन अप्लाई होंगे. और वो कंपनीज जिनकी साल भर की प्रॉफिट 5,000 करोड़ है या और उससे ज़्यादा भी है, इंडिया में अगर कोई भी इनकम टैक्सेबल हो रही है किसी भी कंपनी की जो बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए भी यही प्रोविजंस हैं. तो कहने का मतलब ये है कि द प्रोविजन जो है वो जैसे कहेंगे ना राजा से लेकर रंग तक सबके लिए सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है. अगर वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो रहा है तो फिर चाहे उसकी बिजनेस इनकम साल की 1 लाख है और चाहे साल की 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के सेम है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स अकॉर्डिंगली. सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन को डील करता है. मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में अगर कोई सेक्शन है तो वो है सेक्शन 32. इसलिए मैं सबसे पहले सेक्शन 32 पढ़ाना शुरू करता हूं ताकि एक बार डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना आ जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज जरूर होता है. तो वहां से और फिर डेप्रिसिएशन पे अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है. लॉट मेनी टाइम्स पीजीबीपी का फुल फ्लेज क्वेश्चन ना देके सिर्फ डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो कई एंगल से डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां से मैं आपका ये पीजीबीपी का चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं. जहां तक सवाल है डेप्रिसिएशन का, तो ये टर्म जो है वो डिफाइन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में. तो इसका एक नॉर्मल मीनिंग लेकर चलना पड़ेगा. डेप्रिशिएट होना मैंने किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना आफ्टर इट्स यूसेज. किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं और कई चीज़ें तो ऐसी भी हैं, कई चीज़ें क्या मोस्टली जिनको अगर हम यूज़ ना भी करें तो भी उनकी जो वैल्यू है वो तो एटलीस्ट डेप्रिशिएट होती ही रहती है. तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. आप सब लोग कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स हैं और अकाउंट्स भी पढ़ते ही हैं, तो यू ऑल डेफिनेटली नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन. तो मेरे ख्याल से आई शुड नॉट गो मच इन डिटेल अबाउट डेप्रिसिएशन. बेटर आई शुड फोकस ऑन कि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कैसे क्लेम किया जाता है. देखिए जहां तक इनकम टैक्स के सेक्शन 32 का सवाल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन को डील करता है, उसमें सबसे पहली बात यह आ रही है कि देयर आर 3 एसेंशियल कंडीशंस और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो असेसी को डेप्रिसिएशन मिलेगा. वो कंडीशंस कौन सी हैं मैं भी आपको लिखवाऊंगा.
जो स्टूडेंट्स पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि हम एक नोटबुक मेंटेन करते हैं जिसमें हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। तो अभी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत में मैं 2-4 मिनट लगा के प्लीज़ थोड़ा फोकस आपका बनाना चाह रहा हूँ और एक कॉन्सेप्ट का बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एस्पेक्ट आपका ले रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है उसको क्लेम करने के लिए वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दैट द एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर एसेट आपने खुद ही किराए पे ली हुई तो ऑब्वियसली आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑनरशिप। द पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द एसेट विल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जहां तक सेकंड पॉइंट का सवाल है वो ये है कि दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब लाइक मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, राइट। अब मेरे पास एक कार है। अब कार मान लेते हैं अगर वो ऑफिस के लिए यूज हो रही है, देन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, डेफिनेटली आई एम एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन। और सपोज मेरे पास एक पर्सनल कार है जो घर में है, सपोज वो मेरी वाइफ यूज करती है, मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं, सो दिस एसेट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट इज ओन्ड बाय मी, but I'm not eligible for depreciation because it is not being used for business and profession, right? And third is the asset must be used during the previous year. एक्चुअली ये उन सिचुएशंस को हिंट करता है जब कई बार होता है, जैसे मान लेते हैं मेरी एक फैक्ट्री है, मान लेते हैं, या किसी की भी एक फैक्ट्री है और वो अभी बंद पड़ी है, सील्ड है या बंद पड़ी है, इट इज आउट ऑफ यूज, बिजनेस नहीं है, बंद करके छोड़ रखी है, या कोई प्रॉपर्टी है जो बंद पड़ी है, इट इज नॉट इन यूज, वो कभी ऑफिस थी, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आई शुड से, और जब भी कभी यूज होगी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होगी, बट फिलहाल वो ताला पड़ा हुआ पूरा साल, इट इज नॉट यूज्ड इवन अ सिंगल डे, बंद पड़ा। सो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जो एसेट्स करंटली यूज नहीं हो रही उन पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें सबसे पहला मैं सेक्शन आपका कवर कर रहा हूं, सेक्शन 32, एंड दिस इज अबाउट डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। देखिए जहां तक सवाल है डेप्रिसिएशन का, जैसे मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग एक जनरल मीनिंग है, तो इसलिए मैं उसको डिक्टेट नहीं कर रहा। मेन बात हम यहीं से शुरू करते हैं। एक और हेडिंग द 3 essential conditions to claim depreciation। Three essential conditions to claim depreciation। सबसे पहली बात, the first point which we have already discussed, that the asset must be owned by the SSC। The asset must be owned by the SSC। जब तक वो उसका ऑनर नहीं है उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी बात, एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का मतलब है कि वो एसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करना जरूरी है। द एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज एसेंशियल। एंड थर्ड इज दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस साल आप डेप्रिसिएशन यूज क्लेम करना चाहते हैं उस साल उस एसेट का यूज होना जरूरी है। जैसे मैंने हिंट भी दिया आपको, अभी पहले भी रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टीज बंद पड़ी हैं, सील पड़ी हैं, प्रॉपर्टीज हैं या बिल्डिंग्स हैं, मशीनरीज हैं, ऑफिसेज हैं, ऑफिशियल फर्नीचर्स हैं, बंद पड़े हुए हैं, लॉक में हैं और यूज ही नहीं हुए, तो उस पर फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, राइट। चलिए, तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि भाई पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं कि एसेट जो है वो ओन बाय एसएससी हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो और करंट ईयर में उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये 3 बातें सबसे जरूरी हैं। चलिए, नाउ अब यहां पर एक एस्पेक्ट दिया है, द वर्ड यूज्ड इंक्लूड्स द वर्ड रेडी टू यूज। नाउ
मैं इस कंसेप्ट को अभी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा लिखवाने के बाद बच्चे इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये वर्ड रेडी टू यूज का जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं होता। स्पेशली अभी आप अगर इसको स्पेशली इंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट रेडी टू यूज इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाला भी है। समझिए, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट हमने करंट ईयर में यूज नहीं की लेकिन वो रेडी फॉर यूज थी। एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा ही प्रैक्टिकल, सोचने में थोड़ा इम्पॉसिबल लेकिन प्रैक्टिकल। सपोज मेरी एक कमर्शियल बिल्डिंग है और मैंने उसमें एक पावरफुल जनरेटर लिया हुआ है। एक जनरेटर लिया हुआ है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फेल होगी, लाइट जाएगी, तुरंत वो जनरेटर काम करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी हमारी पूरी बिल्डिंग में वापस एक तरह से टेम्परेरी पीरियड के लिए, जब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाएगी। जनरेटर है। थियोरेटिकली मान लो कंसेप्ट को समझने के लिए कि पूरा साल लाइट गई ही नहीं, एक बार भी मान लेते हैं लाइट गई ही नहीं। नाउ टेक्निकली वो जनरेटर जो है वो फिर कभी भी यूज ही नहीं हुआ। टेक्निकली वो जनरेटर कभी यूज नहीं हुआ बिकॉज लाइट गई ही नहीं, पूरा साल वो खड़ा ही रहा। इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन यहां अराइज हो जाता है टेक्निकल कि क्या उस जनरेटर पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज द एसेट वाज नॉट यूज्ड बट इट वाज रेडी टू यूज। ये वो केस नहीं है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉपर्टीज बंद पड़ी हैं, सील पड़ी हैं, बिजनेस नहीं है ना, लॉक एंड की के अंदर हमने चीजें छोड़ के मतलब बंद कर दी हैं, वो नहीं है। ये जनरेटर तो बिल्कुल इंस्टॉल्ड था, रेडी फॉर यूज था, बट बाय द वे उसका यूज नहीं पड़ा। ये ऐसे समझ लेते हैं जैसे मान लेते हैं मेरी कार में स्टीरियो है, अब मैंने पूरे साल कभी गाना सुना ही नहीं, माना नहीं मेरा मन करता, मैं हो सकता है अपने मोबाइल से ही बात करता रहता हूं या नहीं मन करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टीरियो की वैल्यू पर, अगर वैसे तो कार के अंदर स्टीरियो की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, बट मान लेते हैं कि अगर सपोज ऐसा कोई रूल होता कि कार और उसके स्टीरियो पर अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा स्टीरियो की वैल्यू, बिकॉज ठीक है मैंने नहीं सुने गाने, या हमारे घर में भी हो सकता है कि ऐसा कोई म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ हो। अब चलो आप घर का एग्जाम्पल कहोगे सर आप घर का एग्जाम्पल मतलब हम तो पीजीबीपी पढ़ रहे हैं, बिजनेस की बात करो तो मान लेते हैं बिजनेस के अंदर भी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। सपोज एक लैपटॉप है मेरे पास एक्स्ट्रा, मान लेते हैं वो मैंने नहीं यूज किया, बट इट वॉज रेडी फॉर यूज ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऑफिस में। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके चेक करेगा कि आपके ऑफिस के अंदर जो जो एसेट्स लगी हुई हैं, है ना, वो सारी आपने जरूर यूज की हो। इट इज नॉट लाइक दिस। सो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली ऑल द बिजनेस एसेट्स आर एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन। सिर्फ वो जो लॉक्ड आउट प्रोमाइसेस होती हैं, जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, ऑफिस बंद पड़े हैं, एक्चुअली उनके बारे में ये एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे हैव टू बी यूज्ड। या कई बार होता है कि जैसे हमने कोई एसेट खरीदी, वो इंस्टॉल ही नहीं की, कोई भी एसेट, सपोज मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मैं कहता हूं वो एक बॉक्स में पैक्ड होके आया और मैंने उसको फाइनेंशियल ईयर में ओपन ही नहीं किया, नाउ इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। मींस कहने का मतलब यह है कि कोई एसेट हमने खरीदी और अभी तक हमने उसको जो है इंस्टॉल भी नहीं किया है ना, तो फिर इन दैट सिचुएशन तो द एसेट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। तो इन दैट सिचुएशन फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए उस एसेट का यूज करना जरूरी है। यूज हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, रेडी टू यूज हो जाए, तो उस पर फिर डेप्रिसिएशन मिलता है, राइट। तो द वर्ड यूज इंक्लूड्स रेडी टू यूज। तो इसके ऊपर अगर कहीं मेरे को लगता नहीं, वैसे एग्जाम में प्रैक्टिकल तो खैर इम्पॉसिबल ही है, थियोरी में भी अगर पूछे तो आई डोंट थिंक। तो कंसेप्चुअल हाँ बहुत अच्छा पॉइंट था मेरे ख्याल से, जो आपको समझने की जरूरत थी। अब दूसरा बात ये भी आ जाता है इसके अंदर, अब जैसे स्टाफ क्वार्टर्स की हम बात करते हैं, एक और अब नया एस्पेक्ट हम ले रहे हैं, दैट एसेट यूज्ड बाय एम्प्लॉय इज आल्सो एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं। स्टाफ क्वार्टर का मतलब जरूर नहीं कि स्टाफ लेवल के ही हो, मे बी मैनेजर, डायरेक्टर्स रैंक के लोगों के लिए भी हो सकता है कंपनीज जो है वो हाउसेस प्रोवाइड कर रही हो और लोग उसमें रह रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि वो तो रेजिडेंस है, तो क्या उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कंपनी क्लेम कर पाएगी? या वहां पर जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो भी हो सकता है कंपनी को बिलोंग करते हो, कंपनी ने एक वेल फर्निश्ड फ्लैट अपने मैनेजर को दिया हुआ। इन दैट सिचुएशन क्या हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा? द आंसर इज डेफिनेटली यस, बिकॉज वो जो एसेट है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जा रही बाय एम्प्लॉय, दैट्स ओके, बट कंपनी ने तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई है ना। कंपनी ने वो फ्लैट आपको दिया इसलिए ताकि आप कंपनी के साथ जुड़े रहें, कंपनी के साथ अटैच होके दिल से काम करें। सो ऑब्जेक्ट कंपनी का तो वही है। सो दैट वे आई कैन डेफिनेटली सेफली से
कि इसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्टली दैट इज अ बिजनेस यूज एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न. फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी इट इज डेफिनेटली अ बिजनेस यूज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, राइट. वही चीजें सब यहां पर डिस्कस की गई हैं. नाउ अब डेप्रिसिएशन के एंगल से और आगे हम चल रहे हैं. तो बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड लैंड. ऑब्वियसली लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और लैंड इज नॉट डिप्रिशिएबल. दैट्स ओके. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्लांट. देखिए, प्लांट को समझने के लिए थोड़ा सा इनकम टैक्स की जो डेप्रिसिएशन अलाउ करने की स्ट्रेटजी है उसको समझना होगा. प्लांट की डेफिनेशन को समझने के लिए इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ कैसे होता है पहले उसको समझना होगा. तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है. मैं इस पेज पे वापस आऊंगा लौट के कि अकाउंट्स में वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एसेट वाइज, बट इन इनकम टैक्स वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज. अब ये पॉइंट जो है हाथ के हाथ लिखने वाला भी है, राइट. इसमें आप हेडिंग डालेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स. इसके बारे में लिखिएगा कि दैट इन इनकम टैक्स वी claim depreciation. In income tax we claim depreciation asset wise. I'm sorry, block wise. In income tax we claim depreciation block wise. Right. Now block means block of assets comprises assets of similar type, any same type of asset, plus eligible for same rate of depreciation. यानी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में हम उन्हीं एसेट्स को लेते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एसेट है with same rate of depreciation है. That is the object, that is the concept. Same type of asset with same rate of depreciation. उसका ब्लॉक बनता है. अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे शायद आपने कभी कमर्शियल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे या रेजिडेंशियल का एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल इस ब्लॉक के कंसेप्ट को समझने के लिए. वहां पर भी ये टर्म ब्लॉक यूज होता है कि आप कौन से ब्लॉक में रहते हो. तो कई बार क्या होता है, जैसे किसी सोसाइटी में मान लेते हैं 3 तरह के फ्लैट्स हैं, कुछ 2 रूम फ्लैट्स हैं, कुछ 3 रूम फ्लैट्स हैं, कुछ डुप्लेक्स फ्लैट्स हैं. तो आमतौर पर क्या होता है कि उनके बिल्डिंग्स अलग अलग खड़ी हुई होती हैं, तो उनको ब्लॉक बना देते हैं. ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है, होता ना. तो सिमिलर टाइप्स ऑफ फ्लैट्स आर लाइक इन अ सेम बिल्डिंग. ऐसे ही इनकम टैक्स में भी क्या करते हैं कि जितनी भी फिजिकल एसेट्स हैं, मैं अभी पहले उनका नाम लूंगा, जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, राइट. मैं इसको भी हाथ के हाथ लिख देता हूं. ऑल टेंजिबल assets are classified in 3 parts. All tangible assets are classified in 3 parts. क्या क्या है? सबसे पहला है बिल्डिंग. नेचुरली बिल्डिंग अपने आप में एक बड़ी चीज है. तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, छोटी, बड़ी, महंगी, सस्ती, नई, पुरानी, सब बिल्डिंग एक साथ ब्लॉक में. अगर किसी कंपनी के पास 100 बिल्डिंग्स है तो 100 बिल्डिंग्स का एक कॉमन ब्लॉक बनेगा और उन 100 बिल्डिंग्स पे एक बार में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. वी विल नॉट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वाइज. सिमिलरली फर्नीचर. अब सोचिए फर्नीचर तो किसी भी कंपनी के पास कितना हो सकता है. अगर किसी कंपनी के पास 100 बिल्डिंग्स हो तो फर्नीचर्स में कितना आ गया. ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर पूरा उठा के एक बार में कैलकुलेट होते हैं. चाहे कंपनी की मैं कहता हूं 100,000 लोकेशंस हो, उनके ऊपर जितना भी फर्नीचर है टोटल सारा कलेक्टिवली इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ होता है. एंड सिमिलरली फैक्ट्रीज में हजारों तरह की मशीनरीज हो सकती हैं. तो थर्ड जो इन्होंने ब्लॉक बनाया है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी. मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ये आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखेगा, मिसलेनियस. ये जो थर्ड इन्होंने बनाया है प्लांट एंड मशीनरी का, रादर प्लांट, मैं एंड मशीनरी वर्ड भी अपनी तरफ से लिख रहा हूं, प्लांट. यानी इन्होंने बेसिकली क्या किया, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं. इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी टेंजिबल एसेट्स थी उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया. और उसमें से पहला पार्ट लिया बिल्डिंग,
दूसरा लिया फर्नीचर, और बाकी की जितनी भी एसेट्स बच गई उनको प्लांट नाम दे दिया, और वो थर्ड कैटेगरी बन गई मिसलेनियस। तो प्लांट में ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरीज तो आएंगी, साथ में एयर कंडीशनर्स भी आएंगे, कार भी आएगी, मोटर बाइक भी आएगी, इवन साइकिल पे भी डेप्रिसिएशन होता है। आपको हैरानी होगी, इवन जो बिजनेसमैन के पास बुक्स होती हैं वो बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन होता है, और वो सारा किस में आएगा? इसी में आएगा, क्योंकि बुक फर्नीचर नहीं है, बुक बिल्डिंग नहीं है। साइकिल, कार फर्नीचर नहीं है, कार बिल्डिंग नहीं है, तो कार क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कहने का मतलब ये हो गया कि एनीथिंग विच इज नाइदर बिल्डिंग नॉर फर्नीचर इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्लांट। दिस इज हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट। सो जब मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ एसेट्स की, तो दे हैव क्लासिफाइड ऑल टेंजिबल एसेट्स ओनली इन 3 पार्ट्स: बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरीज। राइट, चलिए अब मैं आपको उस प्लांट की डेफिनेशन पे ले चलता हूं जो मैं आपको छोड़ के आ गया था। अब यहां पर देखिएगा, प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपरेटस। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, कुछ भी, एनीथिंग, बट डज नॉट इंक्लूड टी बिशेस एंड लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, जहां तक टेंजिबल एसेट्स का, विच कैनॉट बी क्लासिफाइड बिल्डिंग और फर्नीचर, इज इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। और मैंने एग्जांपल लिए लाइक कैलकुलेटर्स, टाइपिंग मशीन्स, व्हीकल्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ईपीबीएक्स सिस्टम्स, एवरीथिंग इज प्लांट। जो भी चीज बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, वो प्लांट है। राइट, तो ये हुआ टाइप ऑफ एसेट। तो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स 3 तरह की होती है, करेक्ट। इसके अलावा आ जाती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। राइट, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा कि जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, अगर सेक्शन याद रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 है इसका। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स की मैं बात कर रहा था, तो क्लास ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट की, तो सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी कि इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन हैं आपकी: बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। राइट, अब देन आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इसको भी मैं भी लिखवा दूंगा आपको। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया विच यू कांट सी, विच यू कांट टच। ये सब भी आप पढ़े हुए हैं पहले से। तो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन के एंगल से ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर क्लासिफाइड टुगेदर। सबको इकट्ठे करके एक साथ डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से हमारे पास 4 तरह के ब्लॉक हो गए: बिल्डिंग्स के ब्लॉक अलग, फर्नीचर्स के ब्लॉक अलग, और प्लांट एंड मशीनरीज के ब्लॉक्स अलग, और टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, जो इस तरह की जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी राइट्स, है ना, इन सब का उठाकर जो है वो एक अलग से ब्लॉक बना दिया जाता है। सो अगर हम टाइप ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम उस वक्त लिख भी रहे थे, तो ऑल टेंजिबल एसेट्स आर क्लासिफाइड इन 1, एंड देन अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ एसेट्स की, तो बेसिकली ये 2 हैं टाइप ऑफ एसेट्स में। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आप ये समझ लीजिए कि 3 हैं: बिल्डिंग, फर्नीचर, एंड प्लांट। राइट, और दूसरा आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में देयर इज नो क्लासिफिकेशन एज सच, इसलिए मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल ही लिखूंगा, क्योंकि वहां फिर भी टेंजिबल एसेट्स में दे हैव क्लासिफाइड इट इन 3 पार्ट्स, that is building, furniture and plant, but in intangible assets they have not classified it. Intangible assets में like copyright, तो ना किसी चीज़ का कॉपीराइट आपके पास है, या ट्रेडमार्क है, या फ्रेंचाइजी राइट है। आजकल ये फ्रेंचाइज लेने का भी बड़ा कल्चर होता है, तो फ्रेंचाइजी राइट्स भी कई बार बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो उन सब के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो जितने भी हमारे इस तरह के हैं, लाइसेंस है, लाइसेंस फी होती है बहुत चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन होंगी। इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। राइट, तो और साथ में ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन में जाने के लिए जरूरी है कि उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी सेम हो। यहां पर भी ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब जैसे मैं बात करता हूं प्लांट एंड मशीनरी की, राइट, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में मैंने लिखा था, मैं आपको पढ़ा दूं कि एक तो ये सिमिलर टाइप होनी चाहिए, और आपने शायद ये लिखा होगा एलिजिबल फॉर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो यानी कि एक जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले ब्लॉक बनाते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तब हम ब्लॉक बनाते हैं, और वो जो ब्लॉक है उसके अंदर कोई भी एसेट यानी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगी तो उसमें 2 फीचर होने चाहिए। एक तो सेम टाइप ऑफ एसेट, बिल्डिंग और फर्नीचर साथ साथ नहीं हो सकते, बिल्डिंग और मशीनरी साथ साथ नहीं हो सकते।
एक तो वो एसेट्स जितनी भी होंगी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में वो सेम टाइप ऑफ एसेट्स होंगे, यानी बिल्डिंग का ब्लॉक है तो बिल्डिंग ही होंगी उसमें, मशीनरी का मतलब प्लांट का ब्लॉक है तो फिर प्लांट्स ही होंगे। एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, बेसिकली रूल्स में दिया है, तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे को इनकम टैक्स लॉ में मैं कहूंगा अवेलेबल है, वो सेम होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट हैव सेपरेट रेट्स, ठीक है ना। तो रेट तो अलग अलग दिए हैं, लेकिन वो जो इसका मतलब हो गया कि जिन जिन का रेट सेम है फिर वो एक साथ क्लासीफाई होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि भाई कार भी प्लांट है। अब जो मशीन ऑफिस में लगी होती है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 15% है, 15। मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, जो इस समय रेट प्रिस्क्राइब्ड है। इसी तरह से कार का रेट भी 15% है। इसी तरह से जो एसी लगा हुआ उसका रेट भी 15% है। कोई टाइपराइटर रखा हुआ उसका भी 15% है। तो आप बोलेंगे क्या फिर ये सारे एक साथ कैलकुलेट होगा इन पे डेप्रिसिएशन? यस। तो आपका दिमाग एक टाइम ये बोल सकता है सर ये सिमिलर टाइप ऑफ एसेट नहीं है, हैं सिमिलर ही है, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं चलती, कार का अलग और टाइपराइटर का अलग और एसी का अलग और मशीन का अलग, ऐसे नहीं चलता। हमारा क्या चलता है, बिल्डिंग अलग, फर्नीचर अलग और बाकी सारा मिला के प्लांट। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने कहा इन सबका ही सपोज 15% है, तो ये सारे इकट्ठे उठा के एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक साथ इन पे निकलेगा। दिस इज हाउ द इनकम टैक्स लॉ गोज अबाउट डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ ब्रीफ नोट्स में, डिटेल में आपकी बुक में ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। मेन चीज़ जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ये कि इनकम टैक्स में हम डेप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करते हैं, और ब्लॉक में हम सिमिलर टाइप ऑफ एसेट्स लेके सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के एसेट्स लेते हैं। जहाँ तक टाइप का सवाल है तो टोटल 4 क्लासिफिकेशन टाइप के बेसिस पे हो रहे हैं, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, मशीनरीज एंड इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। और इनका भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर सेम है तो ये एक ब्लॉक अपने आप में कंप्राइज करेंगे, राइट। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, एक बंदे के पास 5 एसेट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्लांट है उसके पास 10% रेट का, एक प्लांट है 15% का, तो क्या ये दोनों सेम ब्लॉक में जाएंगे? नो। प्लांट और प्लांट भाई भाई तो हैं, बट इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। सो प्लांट 10% का अलग ब्लॉक होगा और प्लांट 15% का अलग ब्लॉक होगा। फिर है बिल्डिंग 10%। अब ये बिल्डिंग 10% है और प्लांट भी 10% है, लेकिन ये भी अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे। इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम है बट टाइप ऑफ एसेट डिफरेंट है, एक प्लांट है और एक बिल्डिंग है, राइट। नेक्स्ट, बिल्डिंग बी 10%, क्या ये सेम ब्लॉक में जाएंगे? यस, क्योंकि इसमें बिल्डिंग बिल्डिंग 10%, दोनों एस्पेक्ट सेम है, इसलिए ये दोनों बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन एक साथ कैलकुलेट होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहां पर इस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब तक सेम टाइप ऑफ एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी तब तक एसेट्स सेम ब्लॉक में नहीं आ सकती। एंड वी कंप्यूट डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स लॉ ब्लॉक वाइज, नॉट एसेट वाइज, राइट। तो यहीं पर यही कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि किस तरह से फिर ये 3 ब्लॉक बन गए, एक प्लांट ए का अलग बन गया, प्लांट बी का अलग बन गया, प्लांट 15% का, बिल्डिंग ए और बी का एक कॉमन ब्लॉक बना, और एक फर्नीचर भी था उस पर लास्ट में 10% का, तो इसका भी रेट 10% है, लेकिन फर्नीचर अपने आप में अलग ब्लॉक बनता है, तो ये इसमें अलग दिया है। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, बट सिंस आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो एज एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, तो अभी मैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बुक में दिए वो नहीं ले रहा हूँ, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अभी हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, यानी कि जब ब्लॉक के अंदर हम जाएंगे तो उसके लिए टाइप ऑफ एसेट के साथ साथ उसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी सेम होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन रेट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स के एंगल से मैंने अपनी तरफ से जो कम हो सकता था वो इस स्लाइड के अंदर इंक्लूड किए हैं। दैट मीन्स दिस मच यू हैव टू नोट डाउन, राइट। सो प्लीज़ आप अपनी कॉपीज़ खोलिए जहाँ तक लिखा हुआ है आपने। मैं यहाँ तक वैसे आपको मैं हमेशा दूसरी स्लाइड साथ में लेके चलता हूँ लाइव टाइपिंग के लिए, बट अभी तो उससे आपको सिर्फ कॉपी करना है तो मैं उसको टाइप नहीं कर रहा दोबारा से। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं, इसके आगे अब आप लिखना शुरू कीजिए और इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप जो है वो नोट डाउन कीजिए। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अगर मैं इसकी बात करूं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 5% है। ये कौन सी है रेजिडेंशियल बिल्डिंग? वो स्टाफ क्वार्टर्स। मेरा पर्सनल घर पे मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट सपोज अगर एक कंपनी है और उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना रखे हैं तो उस पर यस, उस पर उनको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, होटल बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स 10%।
टेम्परेरी इरेक्शंस पे बिल्डिंग में 100% दिया गया है। टेम्परेरी इरेक्शन जैसे होता है ना, कोई साइट होती है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बन रही होती है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे छोटे मोटे ऑफिसेज या इस तरह के बना दिए जाते हैं आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स वगैरह के बैठने के लिए। सो दे आर लाइक बिल्डिंग टेम्परेरी इरेक्शंस। अब वो तो वैसे भी साल 6 महीने में बिल्डिंग टूट के खत्म हो जाती है, तो इसलिए उस पर 100% डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 10% है। कार पर 15% है। ये मैंने दे दिया है जबरदस्ती ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज कार तो प्लांट की कैटेगरी में ही आती है और 15% डेप्रिसिएशन उस पर बनता है। बसेस पर डबल रेट दिया गया है 30%, क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा यूज़ होती हैं बस, टैक्सी, लॉरी, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इन पे बजाय 15% के 30%। इनका इसका मतलब सेपरेट ब्लॉक बनता है। ऑब्वियसली एक कंपनी के पास अगर पर्सनल कार है जो सिंपल यूज़ हो रही है और एक जो यूज़ हो रही है एज ए टैक्सी, तो उनका अलग ब्लॉक हो गया। बेशक दोनों प्लांट हैं, बट एक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है और एक का 30 है, तो 30% का ब्लॉक अलग हो गया। इसी तरह से कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट चेंज होती है, सॉफ्टवेयर्स भी महंगे होते हैं लेकिन फटाफट आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। एंड बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, ये भी एक तरह से बुक्स जो हैं प्रोफेशनल्स की जो होती हैं वो बार बार खरीदते हैं, इसलिए उनको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा अलाउ किया गया है, 60%। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बुक्स फॉर प्रोफेशनल्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस, तो 60% जो है इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया। कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इसको एनकरेज करने के लिए 100% डेप्रिसिएशन दिया है। बुक्स फॉर प्रोफेशनल्स एनुअल पब्लिकेशन, अब आप जानते हैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जिनके एनुअल फाइनेंस एक्ट आते हैं, कॉर्पोरेट लॉज आते हैं, हर साल इस तरह की जो बुक्स हैं उनको लेटेस्ट अपडेटेड खरीदनी पड़ती हैं, तो वो एक ही साल काम आने वाली हैं, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन का है नहीं है, मतलब विल ट्रीट इट लाइक डेप्रिसिएशन, बट उस पर सालों साल डेप्रिसिएशन लगाए वैसा कुछ नहीं है, तो उसको 100% डेप्रिसिएशन में इंक्लूड किया गया। लाइब्रेरीज की बुक्स भी बहुत ओवर यूसेज होती हैं, तो उसको भी 100% दिया गया है। और जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे, नो हाउ का मतलब होता है कोई साइंटिफिक नॉलेज की, किसी भी चीज़ को कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे या कैसे यूज़ करेंगे, और ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी राइट्स, इन सब के ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कॉमन है 25%। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उन सबको हम एक साथ ले सकते हैं। ये सिमिलर टाइप ऑफ एसेट है और इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है 25%, 25%। तो कहने का मतलब है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स विल हैव जस्ट वन ब्लॉक एंड देयर कैन बी मेनी ब्लॉक्स फॉर बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। चलिए और है आगे बुक्स अदर देन फॉर प्रोफेशनल्स, यानी जैसे एक बिजनेसमैन अगर कोई किताब खरीद रहा है तो उसके लिए 15% ही है। प्लांट एंड मशीनरी, कार, प्रिंटर, एसी, बुक्स, इस पे 15% ही है। एरोप्लेन 40% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया है। एंड ओशन गोइंग शिप्स, वेसल्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स, इनके लिए 20% का एक स्पेशल डेप्रिसिएशन रेट प्रिस्क्राइब्ड है। सो अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये डेप्रिसिएशन रेट्स याद रखने पड़ेंगे, देन बड़े दुख के साथ आपको ये बोलना पड़ रहा है यस। वैसे तो ये दिए होने चाहिए, मैं भी मानता हूँ स्टूडेंट इज़ नॉट सपोज टू लर्न, बट कुछ चीज़ें तो हैं ही एजुकेशन सिस्टम में जो याद करनी पड़ती हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत छोटी लिस्ट दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी लिस्ट होती है जब रियल में हम देखें, तो उस हिसाब से मैंने आपको बहुत कम जो है वो इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन रेट्स दिए हैं। इसमें भी अगर आप कहें कि सब मार्क करवा दो तो और ज़्यादा, चलो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक तो ऑफिस का तो 10% आपको पता ही होना चाहिए, फर्नीचर का 10% ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है ना। कार्स तो आप ऑब्वियसली पकड़ ही लेंगे, तो कंप्यूटर का 60%, ये वाला पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए 60% रेट का। पोल्यूशन कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह इसकी रेफरेंस आती है कि कौन कौन सी एसेट्स हैं जिन पे 100% डेप्रिसिएशन रेट मिलता है, तो बार बार इसका रेफरेंस आता है, दैट वे इट्स इंपॉर्टेंट। बुक्स फॉर प्रोफेशनल्स ये भी अच्छा है 100% वाला, आपको उसे सारे ही रेड कर दिए, बट मैं क्या करूँ। और यस ये इंटेंजिबल एसेट्स वाला भी इम्पॉर्टेंट है 25% वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और प्लांट एंड मशीनरी 15% तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ही रीजनेबली इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें हेल्पलेस हूँ। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल बिल्डिंग्स का रेट 10% है, फर्नीचर का रेट 10% है ना, कंप्यूटर का 60% है, और पोल्यूशन कंट्रोल का 100% है, बुक्स फॉर प्रोफेशनल एनुअल पब्लिकेशंस का 100% है, इंटेंजिबल एसेट्स का 25% है, और ऑर्डिनरी प्लांट एंड मशीनरी, कारपेंटर, एसी, बुक्स वगैरह का 15% है, राइट। चलिए अब सवाल ये उठता है नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ब्लॉक बनाना बताया है,
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी के लिए 3 कंडीशंस हैं कि एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट मस्ट बी यूज्ड इन द करंट ईयर। फिर मैंने आपको कहा ब्लॉक ऑफ एसेट होगा, जिसमें मैंने बात की कि सेम टाइप ऑफ एसेट विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। टाइप ऑफ एसेट में मैंने बताया टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल में 3 क्लासिफिकेशन, और अब मैंने आपको रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी पढ़ा दी। यहां तक हमको ज्ञान मिल गया। अब सवाल यह है कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज ब्लॉक बना दिया है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है हाउ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। तो मैं बताना चाहूंगा कि रिटन डाउन वैल्यू, ये मेरे ख्याल से आपके लिए कोई अलग टर्म नहीं है, क्योंकि आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू से आप सब लोग मैं कहूंगा कि रूबरू हैं, परिचित हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू। सो इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से, क्योंकि अब हम ब्लॉक वाइज चल रहे हैं ना, तो ब्लॉक के हिसाब से ही अपनी रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उस रिटन डाउन वैल्यू पर फिर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। बुकिश लैंग्वेज में तो इन एनी केस आपके पास स्लाइड्स में भी अवेलेबल है और आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। सो ऊपर आप हेडिंग डालिएगा हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। जहां तक इस पॉइंट का सवाल है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, वी गो बाय ब्लॉक वाइज, ये तो क्लियर ही है। सो ब्लॉक में हम क्या करते हैं, वी टेक ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, वी टेक ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल की जो वैल्यू है ब्लॉक की, ओपनिंग वैल्यू, मैं ओपनिंग वैल्यू ऑफ दी एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लॉक की बात कर रहा हूं। सपोज ब्लॉक में 5 एसेट्स है और उनकी टोटल ओपनिंग वैल्यू जो है मान लेते हैं 10 लाख है, ए बी सी डी ई मान लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 5 एसेट्स हैं और उन पांचों का जो टोटल है दैट इज 10 लाख, तो दैट इज माई ओपनिंग वैल्यू, राइट। हम लेते हैं ओपनिंग, फिर हम करते हैं इसमें ऐड क्या करते हैं, ऑल एसेट्स परचेज्ड ऑब्लिक एक्वायर्ड, परचेज्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब मान लेते हैं ए बी सी डी ई 5 एसेट्स पहले से थी, एफ जी एच मान लेते हैं 3 एसेट्स हमने और खरीद ली, ऑल एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो वो तीनों ऐड कर देंगे। अब आप समझ चुके हैं कि मैं ब्लॉक वाइज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक एक अलग अलग नहीं निकलेगा कि ए का अलग बी का अलग, या आप जो खरीदी है हमने मान लेते हैं एफ जी एच, तो एफ का डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि जब हम रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक पहले ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्लॉक क्रिएट होने के बाद फिर उसमें से जितनी भी ओपनिंग थी, ओपनिंग में जितनी भी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है वो हमने ऐड कर दिया, राइट। अब आप इसको ऐड करने के बाद लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इसमें आपने जो है ब्लॉक के अंदर ऐड कर देना है जितनी एसेट्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की, राइट। सो वी आर रीचिंग एट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक के बाद अब इसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स, जैसे परचेज ऐड किया तो सेल्स माइनस करेंगे, माइनस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। जितनी भी सेल हैं वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। पहले 10 लाख की थी, मान लेते हैं अभी 6 लाख की और खरीद ली, 16 लाख हो गई, 16 लाख, उसमें से मान लेते हैं 2 लाख की बेच दी, 14 लाख, 14 लाख पे डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, सिंपल। सो जितनी भी सेल्स एंड ड्यूरिंग द ईयर वो हम माइनस कर देंगे। वो बात अलग है कि अगर बाय द वे कोई एसेट लॉस्ट हो गई है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, अगर कोई चीज लॉस हो गई उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो बजाय सेल के इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली जो भी पैसा हमें एसेट्स को लूज करके मिल रहा है वो सारा इसमें से माइनस करना है, और इसको हटा के, इस प्राइस को हटा के अब ये आ रही है मेरी रिटन डाउन वैल्यू। ये हम कैलकुलेट कितने बजे करते हैं, कब करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। देखिए हम पूरे साल की एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो 31 मार्च की रात के 12 बजे होता है, मतलब बैठ के कैलकुलेट चाहे दिन में कर लें, बट वी सी द पोजीशन एज ऑन 31 मार्च मिडनाइट। कहने का मतलब है अगर कोई एसेट हमने 31 मार्च को रात को 8 बजे भी खरीदी है तो वो ऐड होगी ब्लॉक में, और अगर बेची है तो माइनस होगी ब्लॉक में से। इसी तरह से जो चीज हमने 1 अप्रैल को सुबह सवेरे 6 बजे खरीद ली थी वो भी ऐड होगी, और बेच दी थी अगर तो भी माइनस होगी। तो पूरा साल एक तरह से पूरा मिडनाइट टू मिडनाइट चलता है, पूरा 24 आवर्स के हिसाब से डे लेते हुए कैलकुलेट करते हुए पूरा प्रॉपर,
और पूरा एक साल के अंदर हमारी जो भी ओपनिंग वैल्यूज थी 1 अप्रैल को एक तरह से सुबेरे के 12 बजे, एक तरह से मैं बोलूंगा, एक तरह से ना, जब पूरा 00 AM हो गया होगा, वहां पर जो वैल्यू थी उसमें से पूरा साल हमने जो भी एसेट्स खरीदी वो ऐड होंगी, और जो भी एसेट्स बेची हैं या खराब हो गई तो कूड़े के भाव बिक गई, उनकी स्क्रैप वैल्यूज हैं, या कोई क्लेम मिल गया तो इंश्योरेंस क्लेम है, वो सारा माइनस करके जो वैल्यू आई दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू। इस रिटन डाउन वैल्यू पर जो भी हम पढ़ रहे थे, इस पर हम डेप्रिसिएशन क्लियर करते हैं। देन लेस डेप्रिसिएशन एट प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। जैसे भी हम पढ़ रहे थे कि बिल्डिंग पे 10% है, अब सपोज ये अगर ये बिल्डिंग का ब्लॉक हो तो जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू उस पर 10% लगा देंगे, फर्नीचर है 10% लगा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी है सपोज ऑर्डिनरी तो 15% लगा देंगे, कंप्यूटर का ब्लॉक है 60% लगा देंगे। एंड देन इसको माइनस करने के बाद अब जो फिगर आ रही है, दिस इज माई क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आप समझ ही रहे होंगे, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू जो मैंने निकाली एज ऑन 31 मार्च, दैट विल बिकम द ओपनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हमने यहां पर ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ली, ये भी तो कहीं से आई होगी, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू भी तो कहीं से आई होगी, तो जो हमारी क्लोजिंग है दिस बिकम्स ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर हमारी ये बिजनेस का पहला साल है तो ऑब्वियसली ओपनिंग नील होगी। ये भी तो हो सकता है कि इस साल 1 अप्रैल को बिजनेस ही नहीं था, मैंने बिजनेस साल के बीच में शुरू किया, नो प्रॉब्लम। अगर हमने साल के बीच में बिजनेस शुरू किया है तो विल टेक ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और एज नील एंड विल ऐड ऑल अदर एसेट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं, वैसे तो मैंने वर्बली आपको दे ही दिया, बट फिर भी सपोज मैं कहता हूं देयर इज ए ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड इसकी जो ओपनिंग वैल्यूज हैं वो हमारी ओपनिंग वैल्यूज जो गिवन है वो मान लेते हैं बिल्डिंग ए, बी, सी, डी एंड ई, मान लेते हैं ये सब मिला के हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो 25 लाख की हैं, राइट। अब मैं कहता हूं कि मैंने परचेज किया, परचेजेस ड्यूरिंग ईयर। नाउ सपोज मैंने परचेज ड्यूरिंग द ईयर किया, एक बिल्डिंग मैंने ली एफ फॉर 10 lakhs एंड मैंने एक बिल्डिंग ली जी फॉर से 12 lakhs, राइट। और मैंने एक सेल भी किया, एक बिल्डिंग मैंने पुरानी बेच दी, सेल ऑफ सपोज डी, सेल ऑफ बिल्डिंग डी फॉर से 13 lakhs, कुछ भी, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को जो मैंने क्रिएट किया आपको इलिस्ट्रेट करने के लिए। Suppose there is a block of buildings and it is having opening values A, B, C, D and E, 25 lakhs इसका टोटल ओवरऑल ओपनिंग वैल्यू था। मैंने इस साल में एक एसेट F खरीदी 10 lakhs में और G खरीदी 12 lakhs में, और एक पुरानी बिल्डिंग D मैंने सपोज 13 lakhs में बेच दी। अब वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ऑब्वियसली ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग है तो बाय डिफॉल्ट मैं इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लेके चल सकता हूँ, राइट। चलिए तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरी ओपनिंग वैल्यू जो आई, opening written down value as on 1st April, it is coming to as on 1st April it is 25 lakhs, right। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं मेरी बिल्डिंग F, बिल्डिंग F मैंने ऐड कर दी 10 lakhs पे, राइट। और मैंने ऐड की मेरी बिल्डिंग G, ये मैंने ली थी 12 lakhs में, राइट। सो अगर अब मैं देखता हूं तो हाउ मच इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक, माई टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक इज कमिंग टू 25 lakhs प्लस 10 lakhs प्लस 12 lakhs, इट इज 47 lakhs। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक आ गया, राइट। अब इसमें से मैं लेस करूंगा सेल्स, लेस सेल प्राइस ऑफ बिल्डिंग डी, बिल्डिंग डी का मैं सेल प्राइस इसमें से माइनस करूंगा एंड दैट्स 13 lakhs, राइट। तो इसको माइनस करने के बाद अब मैं जिस फिगर पे पहुंचा दैट्स माय रिटन डाउन वैल्यू। प्लीज ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं। शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं बट अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन के बाद की फिगर है उसको रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं, बट इन इनकम टैक्स जो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करके जो फिगर आ रही है इसको हम रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं।
और नाउ एज यू कैन सी 13 लाख रुपए इसमें से माइनस करके 34 लैक्स इज माई रिटन डाउन वैल्यू। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो माई डेप्रिसिएशन इज 10%। माई डेप्रिसिएशन इज 10% ऑफ 34 लैक्स। तो आप देख ही सकते हैं ये इजी फिगर मैंने ली है, 3,40,000 इज माई डेप्रिसिएशन। एंड सो डेफिनेटली इसको माइनस करने के बाद अब मैं अगर देखूं तो जो मेरी क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू आ रही है, क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू जो डेप्रिसिएशन पे आ रही है दैट इज 34 लैक्स माइनस में 3,40,000 जो मेरा 10% डेप्रिसिएशन है। सो ये हो गया 30,60,000। नाउ दिस विल बिकम द ओपनिंग वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आई होप कि मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इन इनकम टैक्स वी कंप्यूट डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज। पहले हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और फिर ब्लॉक में हम सेम टाइप ऑफ एसेट्स विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेते हैं और फिर उन सबकी ओपनिंग वैल्यूज में साल भर में जितनी भी परचेजेस हैं वो ऐड करके जो सेल्स हैं वो माइनस करते हैं एंड रिटन डाउन वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। वो बात अलग है कि ये दिखना शराफत से दिख रहा उतना है नहीं, अभी इसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे कि एसेट जो है वो यूज़ नहीं हुई या 180 दिन से कम यूज़ हुई, ज़्यादा यूज़ हुई, बहुत सारे अभी एस्पेक्ट्स हैं। बट ऑब्वियसली अभी एकदम फर्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता आपके लिए, तो अभी इस वीडियो में आपके लिए इतना ही जितना मैंने आपको करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में इस एस्पेक्ट के ऊपर जो आपकी बुक के अंदर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं मैं पहले उनको करवाना चाहता हूँ और फिर हम इसके स्पेशल पॉइंट्स जो हैं वो लेके आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है और आई होप कि ये सारा आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है हम स्टार्ट करेंगे जो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं पहले उनको करेंगे एंड देन विल गो स्टेप बाय स्टेप फर्दर। थैंक यू।